नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के उस स्तंभ की जिसे हम सब कृषि के नाम से जानते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि ये देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। चलिए इसी को समझते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 50%। इसका मतलब है कि भारत की आधी से भी ज्यादा आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती किसानी से चलती है। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। और यही बात इसे हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने के लिए इतना जरूरी बना देती है। और ये जो कहावत है ना, अर्थव्यवस्था की रीढ़, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। सोचिए, कृषि सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरती, बल्कि जो कपड़ा उद्योग है या दूसरे कई उद्योग हैं, उनको कच्चा माल भी तो यहीं से मिलता है। मतलब ये वो बुनियाद है जिस पर इकोनॉमी की कई दूसरी इमारतें खड़ी हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे खेती सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं, बल्कि भारत को एक एग्रीकल्चरल सुपर पावर बनाती है। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि पूरे भारत में खेती एक ही तरीके से नहीं होती। यहाँ हाथ के औजारों से लेकर बड़े बड़े ट्रैक्टरों तक सब कुछ इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए इन अलग अलग तरीकों पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत में खेती के 3 अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, मतलब बस गुजारे के लिए खेती। दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, यानी छोटी सी जमीन से ज्यादा पैदावार निकालना। और तीसरा कमर्शियल फार्मिंग, जो पूरी तरह से बाजार में बेचने के लिए की जाती है। ये देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना। एक तरफ एक परिवार है जो फावड़े और कुदाल जैसे पुराने औजारों से अपने छोटे से खेत पर सिर्फ अपने गुजारे के लिए मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ बड़ी बड़े खेतों में आधुनिक मशीनें चल रही हैं, और यहाँ जो भी उग रहा है वो सीधा बाजार में बिकने के लिए है। और इन दोनों के बीच में आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये तरीका आपको पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में खूब देखने को मिलेगा। यहाँ होता क्या है कि जमीन के टुकड़े तो छोटे होते हैं, लेकिन आबादी ज्यादा होने की वजह से उसी छोटी जमीन से ज्यादा फसल निकालने का दबाव होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि खेती होती कैसे है। अब बात करते हैं कि भारत के इन सोने के खेतों में आखिर उगता क्या क्या है। यहाँ की अलग अलग जलवायु की वजह से फसलों की वैरायटी भी कमाल की है। भारत में खेती का पूरा कैलेंडर कह सकते हैं मॉनसून की ताल पर चलता है। 2 मुख्य मौसम हैं। एक है खरीफ यानी मॉनसून की फसल, जैसे ही बारिश शुरू होती है चावल मक्का कपास बो दिए जाते हैं। और फिर आती है रबी यानी सर्दियों की फसल, जब गेहूं और जौ जैसी फसलें लहलहाती हैं। अब इन फसलों को अगर हम बांटना चाहें तो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली हैं खाद्य फसलें, जैसे चावल गेहूं, जो हमारा पेट भरती हैं। दूसरी है नकदी फसलें, जैसे कपास और जूट, जो इंडस्ट्री की जान है। और तीसरी हैं बागानी फसलें, जैसे चाय और कॉफ़ी, जिनकी अपनी एक बड़ी कमर्शियल वैल्यू है। खाद्य फसलों की बात करें तो चावल और गेहूं के बिना तो गुजारा ही नहीं है। चावल जो खरीफ की मुख्य फसल है, देश के ज्यादातर लोगों का मेन फूड है। वहीं गेहूं रबी की शान है। और हाँ, मक्के को कैसे भूल सकते हैं। ये इतना वर्सेटाइल है कि इंसानों के खाने से लेकर जानवरों के चारे तक हर चीज में काम आता है। और अब आते हैं उन फसलों पर जो सीधे इंडस्ट्री का पहिया घुमाती हैं। कपास को ही ले लीजिए, पूरा टेक्सटाइल उद्योग इसी पर टिका है। गन्ने के बिना चीनी नहीं बन सकती। और असम और कर्नाटक जैसे पहाड़ी इलाकों की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चाय और कॉफी के बागानों पर चलती है। और जूट को तो बहुत ज्यादा बारिश और जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है। जूट को तो एक खास नाम भी मिला हुआ है, द गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। ऐसा क्यों? एक तो इसका रंग सुनहरा होता है, और दूसरा इसकी आर्थिक कीमत किसी सोने से कम नहीं है। लेकिन इस कहानी में सब कुछ इतना सुनहरा भी नहीं है। अब जरा इस सेक्टर के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बात करते हैं, और उन सुधारों को भी देखते हैं जो एक बेहतर भविष्य के बीज बो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत नींव में आखिर दरारें कहाँ हैं? वो कौन सी बड़ी मुश्किलें हैं जिनसे भारत का किसान और हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर आज भी जूझ रहा है? देखिए, चुनौतियां कई हैं। एक तो जमीन के छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़े, फिर मॉनसून पर हमारी निर्भरता, जो कभी भी धोखा दे सकता है। आज भी कई जगहों पर पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पैदावार कम होती है। और इन सब का नतीजा क्या होता है?
किसानों की आर्थिक तंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याएं ही हैं। इस रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी काम भी हो रहा है। अब फोकस सिर्फ समस्याओं पर नहीं, बल्कि उनके समाधान खोजने पर है। सुधारों की बात करें तो हरित क्रांति को कौन भूल सकता है, जिसने अच्छे बीज, खाद और सिंचाई के दम पर देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। फिर सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे MSP, जो किसानों को उनकी फसल की एक तय कीमत की गारंटी देती है, और फसल बीमा योजना, जो नुकसान से बचाती है। आजकल ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर है, और सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि अनाज का भंडारण और वितरण ठीक से हो। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, जैसे जैसे भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है, इसकी ये कृषि रूपी रीढ़ की हड्डी भविष्य के भारत का वजन उठाने के लिए खुद को कैसे बदलेगी, कैसे और मजबूत होगी, क्योंकि इसका विकास सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि पूरे देश की तरक्की का सवाल है।